Hello friends, welcome to Sitaram IAS YouTube channel. Today in this video we will discuss second part of PT 365 जो कि आपकी इन्वायरमेंट की है। अब यहाँ पे जो चीज़ें हमने कल डिस्कस की वो आपको अच्छे से मालूम है, क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस की हैं और आगे क्या रिमेनिंग है वो आप सामने देख ही रहे हैं। और PYQ जो आपके सामने मैंने ये खोली हुई फाइल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्वायरमेंटल लॉज या रेगुलेटरी जो बॉडीज़ होती हैं उससे इन्वायरमेंट आपका इंटरनेशनल लेवल पे कैसे क्वेश्चंस पुट होते हैं, तो देख लीजिए। कल भी डिस्कस किया था, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा फ्लो बना रहेगा। फिर मैंने देखा था कल 1 घंटा काफ़ी लंबा वीडियो हो गया था, ठीक है, तो उसमें आपको क्वेश्चंस नहीं बताए, तो अभी उसको शुरू से अपन लेके चलेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस PYQ में थे प्रीलिम्स में, तो वो देख लें आप कि रामसर कन्वेंशन के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। वेटलैंड मैनेजमेंट रूल्स थे 2010 के, ग्लोबल अलायंस ऑन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जिसे GACSA बोलते हैं, इस पे क्वेश्चन था। क्लाइमेट आपका जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इनिशिएटिव था, तो कुछ इनिशिएटिव्स यदि न्यूज़ में रहते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बॉडी है, तो उसके बारे में क्वेश्चन बनता ही बनता है। ग्लोबल क्लाइमेट अलायंस के ऊपर क्वेश्चन बना 2017 में, CCAC के ऊपर 2017 में बना, और आपका PM 2.5 और PM 10 के ऊपर क्वेश्चन तो 2022 के प्रीलिम्स में बना ही था। UN रेड प्लस 2016 में था। एजेंडा 21 के ऊपर 2016 में क्वेश्चन पूछा। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के ऊपर 2015 में क्वेश्चन पुट हुआ है। इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन 2021 में पूछा, कॉमन कार्बन मैट्रिक 2021 में पूछा है, UNFCCC है, इसके ऊपर भी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। और भी काफ़ी क्वेश्चन थे, ठीक है। एक आपका जो हैदराबाद था उसको आपको शायद ट्री सिटी कुछ ऐसा कुछ डिक्लेयर किया था। एक UN हैबिटेट के ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि UN हैबिटेट जो है राइट ऑफ द सिटी नाम से कुछ मॉनिटर करता है चीज़ों को। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस थोड़ा सा अजीबोगरीब इसलिए क्वेश्चन लगते हैं क्योंकि हमारा उन पे जो बैकग्राउंड होता है उन चीज़ों के बारे में वो हमें क्लियर नहीं होता है, तो परेशानियाँ आने को देखने को मिलती है। अब देखिए, इस साल के लिए प्रेडिक्टेड जो कुछ क्वेश्चंस है ना वो आपको यहाँ देखना है कि क्लाइमेट फिनांस, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है किसी न किसी अजीबोगरीब तरीके से कि कौन सी संस्था फाइनेंस के लिए काम करे। जैसे कल मैंने डिस्कस किया था, GEF और GCF है, वो किसके अंदर काम कर रही है, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर है या UNEP के अंदर है, तो आपको पता होना चाहिए UNFCCC के अंदर वो काम कर रही है। कल डिस्कस किया था, जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो को एक बार फिर से जाके देख लें, जिन्होंने देख लिया उनका आगे बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। कोप 27 की मेन चीज़ हमने बात कर ली। इसके अलावा कोप 26 और 27 के लिए एक छोटा सा 10 से 12 मिनट का एक वीडियो रहेगा जो मैं कुछ दिनों में शेयर कर दूंगा। वहाँ से आपको पर्टिकुलर जो इनिशिएटिव्स हैं वहाँ से आपको मालूम हो जाएंगे। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, ये इंपॉर्टेंट बनता है इस साल के लिए। मैंग्रोव अलायंस है, क्विनमिंग डिक्लेरेशन है, यूनेस्को की ग्लेशियर रिपोर्ट है, CBD क्योटो प्रोटोकॉल के लिए हुई थी, ये आपको ज़रूरी है। और ये आपकी 15th कह सकते हैं कि CBD थी। वर्चुअल वाटर क्या होता है, ऐसी और सारी चीज़ें जो है आपको पता होंगी, आपने खुद की प्रिपरेशन भी कर रखी होगी, नोट्स भी बना रखे होंगे। लेकिन अब इसमें चलते हैं कि हम आगे टॉपिक्स में क्या क्या डिस्कस करेंगे जो आपके PT से बन सकते हैं, ठीक है। PT में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आपको थोड़ा सा देख के चलना है कि आपको कौन सी चीज़ें एक्सेप्ट करनी है, कौन सी इग्नोर करनी है। क्योंकि यदि आप पूरा पढ़ने बैठेंगे 180 पेजेस हिंदी मीडियम का या फिर 130 पेजेस इंग्लिश मीडियम का, देन इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर प्रीलिम्स 23। मेन चीज़ें क्या क्या हैं, कैसे वर्क करती हैं, वो आप देख लें, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अब ये मैंने फोटो लगा लिए थे इनका। यदि मैं PPT बनाता देन शेयर करता तो मेरा टाइम वेस्ट उसमें थोड़ा ज़्यादा हो जाता, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसा नहीं चाहते कि मेरा टाइम वेस्ट हो, ठीक है। तो आपको वो चीज़ें बेनिफिशियल रहें, वो आपको मिल जाए, और जो मेरे लिए बेनिफिशियल काम है वो मैं करता रहूँ और आपके साथ में ये चीज़ शेयर करके मेरा भी एक्सपीरियंस में बढ़ा सकता हूँ। इसका आप ऑब्जेक्टिव समझ सकते हैं, ठीक है। तो चीज़ों को कॉपरेट करें, रिवाइज करें चीज़ों को, ताकि वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सके। अब देखिए, बातें हमें करनी है IPCC और इससे आगे। IPCC आपको पता है 1988 में IPCC बना। IPCC की फुल फॉर्म आपको मतलब मालूम होगी पहले से। इन चीज़ों को बताना चीज़ें मुनासिब नहीं है, क्योंकि हर चीज़ के अपन फुल फॉर्म बताएंगे तो काफ़ी टाइम उसमें लग जाता है। CBD है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, UNFCCC है, तो इनको सीधा बोलेंगे तो आप अंडरस्टूड वो चीज़ें होनी चाहिए आपके लिए। अब देखिए, 1988 में बना, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको पता है। दो चीज़ याद रखनी है कि किससे बना ये IPCC। तो IPCC आपका बना वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन था, और एक आपका UNEP था। और UNEP आपका कब बना, 1972 में। और WMO कब बना, ये आपका 19th सेंचुरी का ऑर्गेनाइजेशन है। 1871 या कुछ ऐसा टाइम रहा होगा इसका, उस टाइम पे बना था, ठीक है। एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन ये तो करंट की है। करंट मतलब लास्ट 50 ईयर्स में जो चल रहा था वो हमें यहाँ पे अपन यहाँ पे कंजिक्यूटिव ऑर्डर में पढ़ रहे हैं। अब देखिए, ये IPCC जो है ना, ये आपकी कल भी बताया था, 3 तरह की रिपोर्ट निकालता है। और आपका असेसमेंट रिपोर्ट निकालता है, इसके अलावा स्पेशल रिपोर्ट निकालता है, एक कुछ और रिपोर्ट निकालता है, उसका नाम दिमाग से निकल रहा है मेरा, लेकिन आप ध्यान रखें 3 तरह की रिपोर्ट निकालता है। इसका पार्ट 3 अभी आया है, 6th असेसमेंट रिपोर्ट, जिसको बोलते हैं AR6,
ये हो गया आपका रिकैप, ये क्या क्या चल रहा है। अब देखिए इसने इसमें क्या कहा, रिपोर्ट की जो पार्ट थर्ड था इसका, सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट का, ये हर 5 साल में निकलता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इसका एक और ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीसीसी का, आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आईपीसीसी जो है आपका यूएन की बॉडी है, इसका काम है साइंस रिलेटेड, जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो असेसमेंट होते हैं वो काम करना होता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो साइंस से रिलेटेड हो, ठीक है, उनको असेस करेगा और कंट्रीज़ को बताएगा, ताकि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट को प्रोवाइड की जा सके क्लाइमेट पॉलिसीज़ को डेवलप करने के लिए। ठीक है, ये आपको पता है। ऐसी बॉडीज़ जो है उनके लिए मैंने बताया आपको 190 प्लस मेंबर याद रखें। ठीक है, इसमें यूपीएससी ज़्यादा नहीं घुमाता है, 190 का जो होगा ना ऑप्शन, वो आपको 195 ही दे के देगा। ज़्यादा गड़बड़ करेगा ज़्यादा तो वो 180 या 160 ऐसा कुछ करेगा, तो आप वहाँ पे अंदाज लगाए कि हाँ ये ऑप्शन गलत हो सकता है, क्योंकि इन्वायरमेंट में जो यूएन के जो बॉडीज़ हैं वो 190 प्लस ही उनके ज़्यादातर के मेंबर है, कुछ 190 से कम है उनकी अलग से आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं जिनके 190 से कम मेंबर्स हैं। ठीक है, अब देखिए इंडिया इसका मेंबर है, ये सिंपल चीज़ है, जब मैं ये वाला साइन बना रहा हूँ तो इंडिया का साइन है, और ये वाला मतलब उसका पार्ट है इंडिया। इसके अलावा देखिए आगे है इसमें कि इसने क्या प्रिपेयर किया, इसने हाँ ठीक है, ये लास्ट में है, मैथडोलॉजी रिपोर्ट है, स्पेशल रिपोर्ट, असेसमेंट रिपोर्ट है। अभी देखिए ये खुद रिसर्च में इंगेज नहीं होता है, और लोगों ने रिसर्च की हुई होती है, संस्थाओं ने कोई रिसर्च की हुई होती है, तो आपके सामने ये ला के रख देता है कि ये लीजिए आप गवर्नमेंट पॉलिसीज बना लीजिए। ठीक है, तो इसीलिए आईपीसीसी को इसके कामों के लिए 2007 में जाके नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, तो कुछ ही संस्थाएं हैं यूएन की जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ, जैसे ये है आईपीसीसी है, ठीक है, इसको मिला हुआ है। और इसके अलावा आपकी एक है आईएलओ है शायद, ठीक है, उसको मिला हुआ है नोबेल प्राइज। तो कुछ संस्थाएं हैं उनको मिला हुआ है, आप इनको एक बार देख लें कि कौन कौन सी यूएन की बॉडी को नोबेल प्राइज मिला हुआ है, और इसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कर दें। ठीक है, ताकि मैं उसको टैग कर दूंगा, आप लोगों को, आपके साथियों को, और सारी चीज़ों की रिलेटेड जो नॉलेज है मिल सके। ठीक है, तो टैग में कर दूंगा, आप बस एक बार शेयर कर दें कि यूएन बॉडीज कौन सी है जिसको नोबेल प्राइज मिल चुका है। इंडिया के कौन कौन मेंबर है जिनको नोबेल प्राइज मिला है, तो आपको वहां पे मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट कर रखा है कि सिर्फ 2 डिकेड थे जहाँ पे इंडियंस को नोबेल प्राइज नहीं मिला, बाकी 1911 का जो डिकेड था उससे लेके और 2019 तक का जो डिकेड है, यहाँ तक लोगों को जो मिले हैं वो मैंने इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वहाँ पे सेट कर रखे हैं, उनको मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल आपको नाम पता है, सीताराम IAS_UPSC, वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें मिटिगेशन टारगेट जो है अचीव करने के लिए क्लाइमेट गोल्स को, वो इस रिपोर्ट के हिसाब से क्या है, तो 2 चीज़ें देख लीजिए। ये बात करता है या तो टारगेट को तुम जो क्लाइमेट चेंज है इसको आप 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कंट्रोल कर लो, और नहीं हो पा रहा है ना तो भी कम से कम 2 डिग्री जो टेम्परेचर है यहाँ तक तो कंट्रोल करो ही करो। ठीक है, पॉसिबल हो सके तो 1.5 डिग्री, पॉसिबल नहीं हो पा रहा तो 2 डिग्री, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कौन सी शताब्दी में, 21वीं सदी में, कब से, प्री इंडस्ट्रियल मतलब 1850 जो चल रहा था ना, उसके आसपास से जो टेम्परेचर राइज हो रहा है वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यदि मजबूरी है कि इससे तो इतना तो कंट्रोल हो ही नहीं पा रहा है, तो 2 डिग्री तक ही राइज होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे क्या है, इसको करने के लिए बताएगा कि आप क्या क्या करें। तो आप देखिए, एक तो GHG को रिड्यूस कर दें, कितना करें ये टारगेट जरूर याद रखें भाई, 2030 तक आप रिड्यूस करें लगभग आधा, मतलब 43% GHG इमिशन को कम कर दें, ये इसका टारगेट है। इसके अलावा आप देखिए क्या करेगा, ये नेट जीरो रीच करने के लिए कुछ बात करेगा कि हमें 1950s का जो डिकेट है, ये क्या 2050 है मेरे हिसाब से, नेट जीरो 1950s नहीं है, 2050 2050 जो है यहाँ तक नेट जीरो में पहुँचना है। और EM का मतलब मैंने आपको बताया इमिशन है इसका मतलब। इसके अलावा मैथेन इमिशन जो है उसको रिड्यूस करना है 2030 तक, कितना, ये देखिए आप 34%। अब देखिए टारगेट इसने रिसेंट का दिया है 2030। ठीक है, एक सेकेंड। इसके अलावा जो चीज़ है ये आपको ध्यान रखनी है कि एक टारगेट है 2030 का, मैथेन इमिशन जो है उसको रिड्यूस करना है 34% तक। और इसके अलावा जो जो GHG इमिशन है इसको आपको टारगेट लगाना है 2030 तक 43% का, इसको इतना रिड्यूस कर देना, ये चीज़ आप ध्यान रखें। इसके अलावा देखिए और इसमें प्रोजेक्शंस क्या है कि कितना टेम्परेचर राइज हो जाएगा, ये सब काम का नहीं है आपका। ठीक है, इमिशन ट्रेंड क्या चलेगा, मेंस में काम आएगा कि 2010 से 19 तक टोटल नेट एंथ्रोपोजेनिक आपका GHG इमिशन जो है वो कंटिन्यूसली राइज कर रहा है। ठीक है, ये इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपके इतनी काम की नहीं होती हैं, तो वो भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिख रखा है ताकि वो चीज़ें यदि काम में आए, मेंस में पॉइंट लिखने लायक वहाँ से चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा
इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ इधर। हाँ, अब अभी देखिए, इसके अलावा ये देखिए किस कौन कौन सी इंडस्ट्री जो है ये आपका एक होता है यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, फाइनेंशियल फ्लो। इसको, हाँ, इसके बारे में बताया था कि 3 से 6 टाइम्स अभी लोअर है जो हमें नीडेड है 2030 तक। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक लेवल दिया हुआ है आपका यहाँ पे जीएचजी का, कि जीएचजी जो इमिशन है वो कहाँ कहाँ से होता है, तो एनर्जी सेक्टर से सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम इंडस्ट्रियल सेक्टर से 24% है, उससे फिर एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है वहाँ से 22% जीएचजी इमिशन होता है, और ट्रांसपोर्टेशन 14% कंट्रीब्यूट करता है, और बिल्डिंग्स जो है यहाँ से 5% के आसपास में जीएचजी इमिशन होता है। इसके अलावा आगे देखिए, मेथेन इमिशन की बात करें ना, तो मेथेन इमिशन में क्या क्या चीज़ आती है वो देख लीजिए आप एक बार। ठीक है, तो मेथेन इमिशन में आपका ग्लोबल मेथेन असेसमेंट चलता है। ठीक है, ग्लोबल मेथेन असेसमेंट आपकी एक रिपोर्ट आई इसकी 2030 बेसलाइन रिपोर्ट, किसने निकाली, ये आपकी क्लाइमेट सीसीएसी जो है आपका, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन और यूएनईपी। तो आप ध्यान रखें, सीसीएसी प्लस यूएनईपी 2030 के लिए रिपोर्ट है, काफ़ी न्यूज में रहती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। और कब निकली है, 2027 जो आपका COP27 हुआ लास्ट ईयर UNFCCC का, वहाँ पे ये रिपोर्ट आई जिसको बोलते हैं ग्लोबल मैथेन असेसमेंट। ठीक है, काम क्या था, बेसलाइन प्रोजेक्शन को एग्जामिन करना था और इम्प्लीकेशंस क्या होंगे फॉर ग्लोबल मैथेन प्लीज, जिसे जीएमपी टारगेट्स बोलते हैं। ये दो चीज़ें उसने बताई कि बेसलाइन प्रोजेक्शन को एग्जामिन करना है और इम्प्लीकेशंस बताना है जीएमपी टारगेट्स के। अब इसकी फाइंडिंग क्या है क्या नहीं वो आप देख लीजिए कि 260% हमारा जो पे इंडस्ट्रियल लेवल मैथेन इमिशन है वो एटमॉस्फेयर में हो चुका है अब तक, मतलब जब जितना पहले था उसका 260% हो गया है। इसके अलावा 45% आपका जो कह सकते हैं कि करंट नेट ग्लोबल वार्मिंग है वो एंथ्रोपोजेनिक मैथेन की वजह से है। तो ये चीज़ थोड़ा सा पता होना चाहिए। बाकी आप देख लीजिए मैथेन में आपका, अब ये देख लीजिए कि किस में सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वेटलैंड 27% मैथेन इमिशन में कंट्रीब्यूट करता है, फिर फॉसिल फ्यूल है, तो इसको लिख ले, वेटलैंड है, वेटलैंड से आगे फॉसिल फ्यूल है, फिर लाइव स्टॉक है, फिर आपका लैंडफिल जो होते हैं, फिर इसके अलावा नेचुरल आपके जियोलॉजिकल जो सीड वगैरह है यहाँ पे होते हैं, नेशनल जियोलॉजिकल या फिर ऐसी जो चीज़ होती है वहाँ से है। फिर राइस कल्टीवेशन है ना, इसका जरूर याद रखें, 6% के आसपास आपका यहाँ से मैथेन इमिशन होता है। और प्लांट वगैरह है, प्लांट मटेरियल है, और चीज़ें हैं वो 5% के आसपास कंट्रीब्यूट करती है। टर्माइट वगैरह है, ये भी रोल इसमें होता है मैथेन में, मैथेन इमिशन में, तो जरूर याद रखें टर्माइट, प्लांट, राइस कल्टीवेशन, और इसके अलावा जियोलॉजिकल जो मैटर होते हैं आपके वो चीज़ ध्यान रखें। लैंडफिल गार्बेज वगैरह जो अपन डंप करते हैं उससे भी मैथेन इमिशन होता है। ये कुछ पॉइंट आप यहाँ से याद रखें कि सबसे ज़्यादा क्या है, वेटलैंड, फॉसिल फ्यूल और लाइव स्टॉक, ये तीन याद रखें, WFL। ठीक है, इसके अलावा जीएमपी जो है जिसको बोलते हैं हम ग्लोबल मैथेन प्लेज, ये आपकी COP26 में जारी हुई, ये ध्यान रखना आप कि 2027 में तो आपका है, सॉरी COP27 में, ये 27 मुझे 27 गलती से जाता है क्योंकि 2030 की टारगेट की बाद में और दिमाग में याद रहता है, लेकिन COP27 इसमें आपका हुआ ग्लोबल मैथेन असेसमेंट। ठीक है, ये आया और इसमें कहा गया कि जो हमने पहले ग्लोबल मैथेन प्लेस की है उसके टारगेट्स का क्या इम्प्लीकेशन होगा, ठीक है, इम्प्लीकेशंस क्या होगा वो देखना है। तो आप ध्यान रखें, जीएमपी COP27 का नहीं है, जीएमपी आपका COP26 का है, ये बस थोड़ा सा याद रखें। और ये जीएमपी किया किसने, अब जैसे ये है आपका ग्लोबल मैथेन असेसमेंट, ये तो कोई संस्था निकालेगी, जो कि जो प्लेयर्स है ना ये कंट्रीज करती हैं, तो ये यूएस और ईयू जो है उसने जीएमपी किया COP26 में, और ये कब था, 2021 में, ये आपको मालूम हो गया। अब इसका काम क्या है क्या नहीं है बस देख लीजिए, एक प्लेज है, मैथेन से रिलेटेड है, दो कंट्रीज ने निकाली, COP26 में निकाली। ठीक है, और इसके अलावा कलेक्टिवली हमें घटाना है मैथेन इमिशन को 30% तक, हमें 2030 तक घटाना है, तो 30% रिड्यूस करना है 2030 तक, और वो कौन सा लेवल होगा, 2020 का लेवल होगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके आगे बात करें जो है आपका जीईएम। अब जीईएम हमने देख रखा है, जीईएम क्या है, एक आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे एनपीए बोलते हैं। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसको क्या एक चीज है इसकी, ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर, काम है इसका डेवलप करना और शेयर करना ऐसी इंफॉर्मेशन जो क्लीन एनर्जी की फील्ड में कुछ काम आ सकती है। ठीक है, तो जीएम की फुल फॉर्म आप याद रखिए, ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर। ठीक है, और इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करेगा, डेवलप करेगा ताकि क्लीन एनर्जी मूवमेंट जो है उसको सपोर्ट किया जा सके ग्लोबली। फाइंडिंग क्या है कि 30 कंपनीज है दुनिया में जो आधा मैथेन इमिशन प्रोड्यूस करती है टोटल वर्ल्ड का,
ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, मेंस वगैरह में काम आएगा, लेकिन अभी इतना जरूरी नहीं है। स्टेटमेंट आ जाए तो जरूर याद रखना कि हाँ कुछ कंपनीज है 30%, 30 बड़ी कंपनीज है जो दुनिया भर का आधा प्रोड्यूस करती है मैथेन। जीईएम का नाम मालूम होना चाहिए, जीईएम है क्या और क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका नाम है जीईएम का ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर। ठीक है, और काम क्या करेगा, क्लीन एनर्जी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, डेवलप करेगा। एक ध्यान रखें, आईएमईओ क्या है, आईएमईओ क्या है, इंटरनेशनल मैथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी। ये भी थोड़ा ध्यान रखें, नाम याद होना चाहिए, इंटरनेशनल मैथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी। किसने लगाया ये यूएनईपी का इनिशिएटिव है। मेथेन पे कौन काम करता है, मेथेन पे यूएनईपी ही मेनली काम करता है। ठीक है, जैसे पिछली मैथेन प्लेस था और मैथेन आपका इनिशिएटिव था, तो वो सारी चीज़ चलती हैं। तो ये आपका क्या है, ऑब्जर्वेटरी है, इंटरनेशनल मैथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी। ये कब आई, वही 2021 COP26 में आई, उस टाइम पे लॉन्च हुई। यूएनईपी का इनिशिएटिव है, यूरोप ईयू ने सपोर्ट किया है। काम क्या है इसका, मैथेन से रिलेटेड है, तो मैथेन को कुछ काम देगा कि घटाने का, कैटेलाइज करेगा चीज़ों को। इसके अलावा नासा का इमिट मिशन है, अब इसके बारे में पता होना चाहिए, इमिट मिशन किसका है, तो ये आपका नासा का है और किस चीज़ से रिलेटेड है, आपका अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन है। और ये क्या करेगा, आपका मेथेन सुपर इमिटर्स जो है उनको मैप करेगा, मतलब जो सबसे ज़्यादा मेथेन इमिशन कर रहा है, कुछ इंडस्ट्री है, कुछ लोकेशंस पे कोई इंडस्ट्रियल आपका कह सकते हैं कॉन्ग्लोमरेशन है, कोई ग्रुप है, वो यदि कुछ जनरेट कर रहा है मेथेन सबसे ज़्यादा, तो उसको ये मैप करेगा। तो ध्यान रखना, इमिट मिशन नासा का मेथेन जो सुपर इमिटर्स जो है उनको ये मैप करेगा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा इसको थोड़ा नज़दीक रखते हैं, हाँ यहाँ से देखिए। इसके अलावा ओशन एसिडिफिकेशन एंड आर्कटिक आपका है काउंसिल है मेरे हिसाब से, ओशन एसिडिफिकेशन आर्कटिक, हाँ कुछ ऐसा ही है। ठीक है, GOAON इसको बोलते हैं, ग्लोबल ओशन एसिडिफिकेशन और ऑब्जर्विंग नेटवर्क है ये, और ये 2012 में लॉन्च हुआ। तो एसिडिफिकेशन के ऊपर यदि क्वेश्चन बनते हैं मेंस में तो वहाँ पे ये पॉइंट आता है, आपने रिवाइज भी कर लिया होगा, पहले देखा होगा इसको। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार न्यूज में रहा है लास्ट ईयर। ठीक है, और 2012 में ये बना कोलैबोरेटिव इंटरनेशनल आपका नेटवर्क है। काम क्या है इसका, देखिए ओशन एसिडिफिकेशन के ड्राइवर्स जो हैं, किस वजह से ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है उसको डिटेक्ट करना है और अंडरस्टैंड करना है। एक चीज़ ये है, प्राइमरी कॉज क्या होता है, प्राइमरी कॉज जो है वो आपका CO2 जो एटमॉस्फेयर में है उसको ये अपटेक करता है। तो इस वजह से एटमॉस्फेरिक CO2 का ओशन में मिलने की वजह से क्या होता है, ओशन एसिडिफिकेशन होता है। ये बेसिक टर्म आपको मालूम है, बस ये आपका नेटवर्क का नाम याद रखें, नेटवर्क का नाम है GOAON, ग्लोबल ओशन एसिडिफिकेशन ऑब्जर्विंग नेटवर्क। ठीक है, नया नहीं है, काफ़ी पुराना है, ये थोड़ा पता होना चाहिए। एक और चीज़ कि इंडिया इन आर्कटिक में क्या क्या चीज़ चल रही है, तो आर्कटिक रिसर्च प्रोग्राम 2007 में चला और फर्स्ट आर्कटिक पॉलिसी आई उस टाइम पे। और इंडिया जो है आर्कटिक काउंसिल का मेंबर नहीं है, आर्कटिक काउंसिल में 8 मेंबर है। ठीक है, इंडिया उसका क्या है, ऑब्जर्वर है। कुछ प्रोजेक्ट हम चलाते हैं, हिमाद्री जो कि आपका स्टेशन है नॉर्वे में। और आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या है, आर्कटिक की वार्मिंग ज़्यादा हो रही है दुनिया की कंपेयर में 4 गुना ज़्यादा, तो ये आपका आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन याद रखें। तो ये ध्यान रखना है आपको, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन जो है वार्मिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इससे आपका क्या होगा, मेल्टिंग वगैरह भी ज़्यादा होगा। इसके अलावा देखिए नियर सरफेस टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये सिंपल सी चीज़ है। एक ध्यान रखें, जोम्बी आइस। ठीक है, जोम्बी आइस क्या है, आपका मैसिव ग्रीनलैंड की जो आइस शीट है उसको बोलते हैं जोम्बी आइस, या फिर जिसे बोलते हैं डूम्ड आइस। तो बस आपको जो इसका जोम्बी आइस का जो नाम है ना, ये ध्यान रखना है कि ये ग्रीनलैंड की आइस शीट है। ठीक है, आइसलैंड वगैरह की दे देगा या आर्कटिक की दे देगा, वो थोड़ा ध्यान रखना आप। जोम्बी आइस है या डोम्ड आइस है, ऐसी टर्म यदि आ जाए तो ग्रीनलैंड की आइस शीट को बोलते हैं जोम्बी आइस। इसके अलावा आर्कटिक आपका रिपोर्ट कार्ड 2022, ये आपके नोआ आपका क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है US का, वो इसने एनुअली इसको निकालता आ रहा है 2006 से। और इसके हिसाब से क्या है, एक रिव्यू सोर्स है जो आपको अप टू डेट इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसके आगे देखते हैं चीज़ों को, वो है आपकी, मैं आपके निकाल लेता हूँ इसमें आगे। ये देखिए भारत के LTLEDs जो है, लॉन्ग टर्म आपके लो इमिशन स्ट्रेटजीज जो है। ठीक है, यहाँ पे इनकी बात करनी होती है, तो ये किस संस्था से रिलेटेड है ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके UNFCCC से ही है, पहली चीज़ तो आपको इसमें ये देखनी है। ठीक है, दूसरा टारगेट क्या है, तो टारगेट आपका 50% कम करना नॉन फॉसिल कैपेसिटी को। ठीक है, मतलब नॉन फॉसिल जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना है 50% तक टोटल का 2030 तक, ये हमारा टारगेट रहा है इसमें कि 2030 तक हमारी नॉन फॉसिल एनर्जी जो है उसको हम 50% तक ले आएंगे हमारी टोटल एनर्जी का। इसके अलावा न्यूक्लियर कैपेसिटी जो है हमारी, उसको हम 3 गुना राइज कर देंगे 2032 तक।
20% एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है हमारी, इसको 2025 तक कर देंगे, और इंडियन रेलवे है उसको नेट जीरो कर देंगे 2030 तक। 4 टारगेट है, रिवाइज कर लीजिए। 2030 तक नॉन फॉसिल एनर्जी 50% ला देंगे, न्यूक्लियर कैपेसिटी 2032 तक 3 गुना कर देंगे, और पेट्रोल में जो आपकी एथेनॉल ब्लेंडिंग है इसको 20% कर देंगे 2025 तक। इंडियन रेलवे को नेट जीरो करना है 2030 तक। तो ये टारगेट्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया इन्हीं पे फोकस करेगा अब अगले 10 साल तक। अभी 7 साल जो आने वाला है 2030 तक के रिमेनिंग जो है इन पे, तो ये थोड़ा सा टारगेट आप याद रखें। NUPE ये क्या है आपका? ये आपका नेशनल अर्बन पॉलिसी फ्रेमवर्क है, ठीक है। इससे पहले आपकी BE आए थे, ठीक है, और इससे आपका बिल्डिंग कोड भी आए थे, ठीक है। तो ये आपका NUPF नेशनल अर्बन पॉलिसी फ्रेमवर्क है। क्या करना है आपका? कार्बन सिंक की तरह कुछ क्रिएट करना है, कितने का? 2.5 से लेके 3 बिलियन टन का कार्बन सिंक हमें बनाना है। 12 नेशनल बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे कुछ जगह बनाई जा रही है। और इसके अलावा BRSR जो है वो सेबी ने बनाया है, और BRSR क्या है? बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना है, सेबी की है, सेबी। इसके अलावा नेट जीरो हमें इंडिया का टारगेट क्या है? 2070 का है। और SFG जो है, SFG, ये ध्यान रखें, ये ना RBI का ग्रुप है, ठीक है, RBI ने इसको बनाया है। और SFG है क्या? सस्टेनेबल फाइनेंशियल ग्रुप, ये ध्यान रखना है। BRSR रिपोर्ट तो है सेबी की, बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, BRSR रिपोर्ट। और SFG जो ग्रुप है ये आपका RBI का है, और इंडिया का टारगेट 2070 है नेट जीरो लाने का। एक चीज है आपका मिशन लाइफ कैंपेन जो चल रहा है ना, ठीक है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ये चल रहा है। इसके ऊपर आगे चल के हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट पेज पे कि इसमें क्या क्या है। यहाँ नेक्स्ट इससे अगले पेज पाएगा, उसमें वहाँ देख लेंगे अपन कि लाइफ के बारे में एक पेज कंप्लीट तैयार किया था। और ये देखिए, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के 50 साल हो गए, तो इसको हम, इसका पूरा हमने डिटेल पहले जो पढ़ ली है, स्टॉकहोम हुई, बाकी सब चीज़ें पढ़ ली, नया इसमें कुछ है नहीं। और रियो समिट है, ये भी हमने पहले कर लिया कि अर्थ समिट हुई रियो की 1992 में। और इसके अलावा इसमें नया कुछ नहीं, इस पेज में भी नहीं है, ये रिवीजन की फॉर्म में था। हाँ, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स जो हुए ना अभी तक, ये आपको एक बार रिवाइज करवा देते हैं, बाकी जरूरी नहीं है, आप ये पहले पढ़ चुके हैं। 1971 में आपकी रामसर कन्वेंशन हुई, ये आप अच्छे से पढ़ लें, इस पेज को ढंग से लिख लें, लिखने की जरूरत भी है तो, ठीक है। और एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट कर लेंगे ना इनको, तो आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। 1971 में आपका रामसर कन्वेंशन हुआ, और ये उसी ऑर्डर में मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं। 1972 में आपकी कॉन्फ्रेंस हुई आपकी स्टॉकहोम की, और इसको जो प्रोटेक्ट करने के लिए किसको? ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट को, ठीक है। 1972 में हुई। 1973 में साइट्स बन गया। 1973 से जो आपका 78 तक था, इसमें क्या हुआ? मारपोल था। मारपोल क्या है? कन्वेंशन है फॉर पॉल्यूशन प्रिवेंशन फ्रॉम शिप्स, ठीक है। तो ये चल रहा था उस टाइम पे 5 साल में। 1979 में आपका LRTAP बना। ये क्या है? यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस थी ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांसबाउंड्री, आपका जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, उसको रोकने के लिए था, ठीक है। तो LRTAP चल रहा था 1979 में। फिर आपको पता है 1985 में आपका वियना बना, वियना कन्वेंशन हुई। फिर इसके बाद में आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, ताकि ODS जो थे, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, उनको कम किया जा सके। 1989 में बेसल कन्वेंशन हुई, ये आपको पता है। आपका हैजार्डस जो वेस्ट है उसका ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए बेसल कन्वेंशन 1989 हुई, ये आपको सिंपल सी चीज़ें पता है। 87 में आपका वियना है, 87 में आपका मॉन्ट्रियल है, और 85 में आपका वियना है। जबकि इंप्लीमेंट जो हुआ ना वियना, ये 3 साल बाद में हुआ, ये ध्यान रखना। 1985 में आपका वियना है, 1987 में आपका मॉन्ट्रियल है। जबकि जो ये इंप्लीमेंट होता है, ये इसके भी 1 साल बाद जाकर 1988 में होता है, ठीक है। क्वेश्चन इस पे बन जाता है, क्योंकि अब इससे मेन चीज़ जो है वो तो पूछ ली, तो थोड़ा डीप में जाना पड़ता है। जैसे हिस्ट्री में आपका 1905 के बाद का जो एरा है, इसमें नॉर्मल क्वेश्चंस पूछ लिए गए, तो अब काफ़ी डीप में जाकर क्वेश्चंस बनते हैं। तो ऐसे ही इन प्रोटोकॉल से जाके बनते हैं। आगे देखें, इसमें 1992 में क्या बना? CBD, UNFCCC, UNCCD, ये बताने की कोई जरूरत नहीं है, आपने अच्छे से ये कर लिया। 1998 में रोटरडम कन्वेंशन हुआ, जो आपके हैजार्डस केमिकल्स जो है, और ये ध्यान रखना, ये वेस्ट के ऊपर बात नहीं थी, ये हैजार्डस केमिकल्स के ऊपर थी इंटरनेशनल ट्रेड में। तो रोटरडम कन्वेंशन 1998 की है। इसके अलावा आपका, हाँ, इसकी इसकी ये तो फुल फॉर्म है। 2001 में क्या हुआ? आपकी स्टॉकहोम कन्वेंशन हुई POPs पे, परसिस्टिंग ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जो है, इसके ऊपर 2001 में हुई। और 2013 में आपका मिनीमाटा कन्वेंशन हुई मरकरी के ऊपर, ठीक है। तो आई होप आप ये क्रोनोलॉजी लिख रहे हैं, इसको नोट कर लें, रिवाइज कर लें इसको, क्योंकि ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। और सबसे ज़्यादा जरूरी है, जो कन्फ्यूज होते हैं वो 2001 और 1998 का जो रोटरडम कन्वेंशन है ना, इसके बारे में लिख लें। रोटरडम जो है हानिकारक रसायन के ऊपर है, आपका कह सकते हैं कि हैजार्डस केमिकल्स के ऊपर है, जबकि 2001 का स्टॉकहोम कन्वेंशन आपका POPs के ऊपर है, ठीक है। आगे चलें इसमें,
तो वो चीज़ हमें देखनी है। ओजोन के बारे में देखिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ओजोन जो है वो आपका 90% तक स्ट्रेटोस्फीयर में है, यूवी को एब्जॉर्व करता है। ओजोन 3 लेयर जो है, ठीक है, इसको हम ट्रैक करते आ रहे हैं 1985 से, और तभी हमें पता चला कि ओजोन डिप्लीट होता जा रहा है। जो लेयर है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं, ये मैन मेड केमिकल्स होते हैं, जिसमें इनकी कैपेसिटी जो है ओजोन को डिप्लीट करने की कैपेसिटी हाई होती है, जैसे CFC है, एल्किल हेलोजन वगैरह होते हैं। और इनका यूज़ क्या होता है ओडीएस का, वो है आपका रेफ्रिजरेशन में, या आपका फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, या फॉर्म वगैरह जो बनती हैं उसमें इनकी जो है यूज होते हैं। ओडीएस जो है इनके नाम है CFC, एल्किल हेलोजन वगैरह। इसके लॉस भी है और कुछ इसके फ़ायदे भी हैं, तो इस वजह से इनको कंट्रोल करना, कर्व करना काफ़ी मुश्किल रहा, लेकिन अभी काफ़ी सारे ओडीएस जो है उनको रोक दिया गया है। इम्पैक्ट क्या है देखिए, ओजोन यदि डिप्लीट हो जाएगा तो बेसिक इम्पैक्ट है, आप देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, स्किन कैंसर बढ़ेगा, और आपका कैटरेक्ट जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ओजोन डिप्लीटिंग गैस इंडेक्स है जिसको बोलते हैं ODGI। ये कौन जारी करता है, तो ये आपका नोवा करता है। और आप रिकॉल कीजिए नोवा एक काम और करता है, पहले जो आपको बताया मैंने मेथेन से रिलेटेड, वो क्या है, वो करना है एक नासा के बारे में मैंने आपको बताया कौन सा मिशन है वो, ठीक है, जो मैपिंग करेगा। ये दो चीज़ रिकॉल कीजिए। इसके अलावा इसकी यूनिट क्या है नापने की, इसको वो डॉप्सन है, ताकि ओजोन कंसंट्रेशन को मेजर किया जा सके। आगे बात करते हैं UN कन्वेंशन ऑन ओशन कॉन्फ्रेंस, जिसको UN ओशन कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। कहाँ पे हुई, लोकेशन जरूर याद रखें, केन्या में हुई, ठीक है। और इसके अलावा पुर्तगाल जो है, पोर्चुगल जो कंट्री है, वहाँ पे भी हुई। इसके आउटकम क्या हुए, ये ध्यान रखना, लिस्बन डिक्लेरेशन हुआ यहाँ से, ठीक है, लिस्बन डिक्लेरेशन हुआ, ये ध्यान रखना। एक दिल्ली डिक्लेरेशन है, ठीक है, एक आपका लिस्बन डिक्लेरेशन है, एक आपका अबीजान डिक्लेरेशन है, ठीक है, अबीजान डिक्लेरेशन है। ये दो तीन चीज़ें हैं, इनको आप नोट कर लें ताकि रिवीजन करते टाइम आपको जल्दी से याद आ जाएगी। तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन बनता है इनसे रिलेटेड तो आप सीधा उनको कर लें। जैसे तलानाव कन्वेंशन थी ना, तो उनकी उस टाइम पे 4 कन्वेंशन आपको सामने दी और क्वेश्चन पूछ लिया कि इनको कौन सी जो पेयर है वो मैच है, और ऑप्शन बना दिए। तो यहाँ पे भी देखिए लिस्बन डिक्लेरेशन है, दिल्ली डिक्लेरेशन है, और ये आपकी अबीजान डिक्लेरेशन है। इनको ही लिख लें आप एक बार, लास्ट वीडियो से मैं बताता आ रहा हूँ, तो यहाँ से आप नोट कर लें, आपको भी काम आ जाएगी ये चीज़ें। इसके अलावा आगे देखिए, ये लिस्बन डिक्लेरेशन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है एक तरीके से, और ओशन आपका जो है इससे रिलेटेड कॉन्फ्रेंस है। और इसकी ये फुल फॉर्म क्या इसका, ये है क्या बोलते हैं इसको, मोटो है आवर ओशन आवर फ्यूचर। इसके अलावा आप यहाँ देखिए, फर्स्ट है ये, फर्स्ट हुई आपकी 2017 में, और इसको UN हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में, उस जगह पे हुई है पहली, UNOC, ठीक है। और अभी कहाँ हुई, केन्या में हुई है, पुर्तगाल ने इसको होस्ट करवाया है। इसके अलावा हाँ ये चीज़ें हैं इसमें। आगे चलो, ये है आपका MIB मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज, ठीक है। तो ये आपका एक इनोवेटिव रोडमेप मिशन है। तो इसका काम क्या क्या है, कैसे इसमें चीज़ें हैं, तो इंडिया ने अनाउंस किया है GCEAF जो था आपका ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम, उस जगह पे इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। और इसको शॉर्ट में आप याद रखें, MIB मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज। एम क्या होगा, देखो बायो रिफाइनरीज जो है ना, उनमें जो चैलेंजेस हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, गैप्स जो है उनको फिल करना है, आइडेंटिफाई करना है, चैलेंजेस जो है उनको देखना है, ये सब चीज़ें यहाँ पे होंगी। तो आपका देख लीजिए MI जो है मिशन इनोवेशन, ये आपका 7वां मिशन है अंडर MI। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, 2022 में लॉन्च हुआ। इसमें टारगेट क्या क्या थे कि आपका 10% जो फॉसिल फ्यूल है उसको रिप्लेस करेंगे, और इसके अलावा फर्स्ट फेज में हम कुछ ऐसा करेंगे कि पेरिस एग्रीमेंट की जो कंडीशंस थी उनको हम वहाँ पे अप्लाई कर सकें, ठीक है। इस आप ध्यान रखना है, बायो रिफाइनरी से रिलेटेड कुछ यदि न्यूज़ में ध्यान आपको याद आता है तो उस टाइम पे MIB याद रखें, मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज। इसके लिए इनोवेशन रोड मैप आया, इंडिया ने अनाउंस किया था इसको कहाँ पे, GCEAF में, ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम में। टारगेट क्या हो सकता है, बायो रिफाइनरीज की जो वैल्यू चेंज है, जो वैल्यू चेन है उसमें गैप और चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए ये चीज़ थी। एक अगली न्यूज है वो है आपका हाइड्रोजन वैली प्लेटफॉर्म। हाइड्रोजन वैली प्लेटफॉर्म क्या है, इसको देखिए पहले तो ये कि डेवलप किसने किया, तो बस इतना याद रखना है कि प्लेटफॉर्म किसने डेवलप किया। ये आपका फ्यूल सेल और हाइड्रोजन जॉइंट आपका जो कह सकते हैं अंडरटेकिंग्स जो है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है, बस एक नाम याद रखना है, ठीक है, हाइड्रोजन वैली प्लेटफॉर्म। मिशन लाइफ, इसके बारे में मैं आपको पहले बताना चाह रहा था कि आगे जाके अपन डिस्कस करेंगे, वो यही देखिए, मिशन लाइफ जो है इसको बोलते हैं लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है। और ये आपका है
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जगह जो है वहाँ पे इसको केवड़िया गुजरात में इसको लॉन्च किया गया। अब इसमें काम क्या है, प्रोटेक्ट करना है एनवायरनमेंट को। तो इंडिया लेड ये ग्लोबल आपका मूवमेंट है, ठीक है, नज करना है, हमारी कलेक्टिव एक्शंस को बढ़ाना है यहाँ पे। और कंसेप्ट जो है हमारा COP26 में दिया गया है, इसका ग्लासगो में जो हुई, पीएम मोदी वहाँ पे गए और उन्होंने ये जो कंसेप्ट था मिशन लाइफ लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट ये दिया गया। तो ये कुछ चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चीज़ यहाँ पे बताई गई है और कहा है कि 1 बिलियन पीपल को मोबिलाइज करना है ऑल ओवर वर्ल्ड इन 2022 से लेकर 2027 तक। तो 1 बिलियन, देखना यहाँ पे 1 बिलियन जो डॉलर है या रुपये ऐसा कुछ नहीं है, 1 बिलियन जो है आपका पीपल है। 1 बिलियन मतलब 1 अरब, 1 अरब लोगों को मोबिलाइज करना है ताकि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये चीज़ आपको थोड़ी सी इसके बारे में मालूम होनी चाहिए थी। इसके अलावा देखिए इसमें और कुछ चीज़ें हैं, नीति आयोग क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो देख लीजिए। 5 ईयर का प्रोग्राम है अपना, और 5 ईयर का प्रोग्राम है। इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, नीति आयोग करेगा इंडिया से, किसकी गाइडेंस में करेगा ये, तो ये MOEFCC के अंदर काम करेगा। और इसके अलावा प्रो प्लेनेट पीपल, P3 चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए, पीपल लिविंग लाइफ स्टाइल दैट इज इन टर्म विद आवर प्लेनेट एंड डजेंट हार्म इट। तो ये आपका इसका पार्ट ही समझ सकते हैं P3, प्रो पीपल प्लेनेट, प्रो प्लेनेट पीपल, ये ध्यान रखना, उल्टा नहीं करना इसको, प्रो प्लेनेट पीपल, ठीक है, P3। अब इसकी P3 के ऊपर टर्म आएगी, P3 की कुछ और वो लिख देगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ऐसा कुछ चीज़ें हैं। तो ऐसा तो वो तो एकदम राइट कॉम्बिनेशन बैठता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, लेकिन इन्वायरमेंट से रिलेटेड दे देगा। इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या इसका मतलब है, तो P3 का याद रखें, प्रो प्लेनेट पीपल, ये आपका मिशन लाइफ से रिलेटेड, इसको लिंक कर लेना, ठीक है। इसके आगे चले, चेंज इन डिमांड, चेंज इन सप्लाई, चेंज इन पॉलिसी। तो ये इसके 3 फेजेज है मिशन लाइफ अप्रोच के। और कुछ रहा तो नहीं इसमें, विद इन इंडिया 80% ऑफ ऑल विलेजेस एंड अर्बन लोकल बॉडीज जो है 2028 तक आपकी इन्वायरमेंट फ्रेंडली बन जाएंगी, कुछ ऐसा टारगेट दिया है, ठीक है। 2 याद रखें आप, नीति आयोग काम कर रहा है, MOEFCC भी काम कर रहा है, 5 साल का प्रोग्राम है। CBAM जो है, CBAM आपको अच्छे से मालूम है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट आपका जो मैकेनिज्म है, ठीक है। इंडिया ने अपोज किया है COP27 में, इसको अपोज किया है। EU का प्लान था 2021 में लाए, EU इसको अप्लाई करने वाले थे 2026 तक। तो ये पार्ट है फिट 455 इन 2030, तो मतलब 2030 तक ये जो है 55% कुछ इनको कर्ब करना था GHG मिशन को, EU को 2030 तक, तो वो है फिट फॉर 55। तो यहाँ पे 55 जो है ये परसेंटेज है कि इतना परसेंट हमें GHG मिशन जो है उसको कम करना है, और ये टारगेट इसका है EU का है। तो CBAM वहीं पे लागू होने वाला था 2026 में, शायद लागू हो जाएगा क्योंकि उनके अपने नॉर्म्स है, बस इंडिया ने इसको अपोज किया है, इतना पता आपको होना चाहिए। कार्बन बॉर्डर टैक्स है, कार्बन लीकेज इंस्ट्रूमेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्या है। कार्बन बॉर्डर टैक्स, दूसरी कंट्री से प्रोडक्ट जाएगा तो उस पर टैक्स लगेगा। कार्बन लीकेज इंस्ट्रूमेंट क्या है कि जो कार्बन प्रोड्यूसिंग आप वहाँ की कंपनी जो है ब्रिटेन की या EU की, वो बाहर जाके, अभी तो EU का पार्ट नहीं है ब्रिटेन, ध्यान रखना है इसको। तो EU जो है वहाँ की जो मोर पोल्यूटिंग जो इंडस्ट्रीज हैं या कंपनीज हैं वो बाहर एस्टेब्लिश हो जाएंगी उन कंट्रीज में जहाँ पे नॉर्म्स जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के कम है, तो इसको बोलते हैं कार्बन लीकेज। जबकि कार्बन बॉर्डर टैक्स क्या है कि बाहर से जो प्रोडक्ट आएगा उस पर टैक्सेशन लगेगा। ये चीज़ आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। इसके अलावा आगे देखिए सोलर फैसिलिटी है, और सोलर फैसिलिटी क्या है, अप्रूव किया इसको ISA ने। क्या है ये, एक पेमेंट आपका कह सकते हैं मैकेनिज्म है, पेमेंट गारंटी मैकेनिज्म है। और दूसरी चीज़ इसके कुछ 2 फाइनेंशियल कंपोनेंट है, पहला है कि सोलर पेमेंट जो है उनकी गारंटी फंड बनेगा, और दूसरा सोलर इंश्योरेंस फंड बनेगा। तो 2 तरह के फंड है, सोलर पेमेंट गारंटी फंड और दूसरा सोलर इंश्योरेंस फंड। इंश्योरेंस के लिए है और पेमेंट के लिए, तो पेमेंट की गारंटी हो जाएगी और इंश्योरेंस भी हो जाएगा। ये इस तरह के फंड है सोलर फैसिलिटी में, अप्रूव किया है ISA ने। और ये जरूरी यूँ है क्योंकि ISA का हेडक्वार्टर आपको पता है कहाँ है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक हो जाता है। और ये कुछ बेसिक लिखा हुआ था, इंडिया फ्रांस ने इसको बनाया, और इंडिया फिर से रीइलेक्ट हुआ है। इंडिया तो इसका शायद प्रेसिडेंट है और फ्रांस अभी वाइस प्रेसिडेंटशिप इसकी मिली है। ISA कब बना, COP21 पेरिस में बना, 2015 में बन गया था। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया फ्रांस के से कोलोब्रेशन से एक साथ बना था। और काम क्या था इसका, 1000 स्ट्रेटजी टुवार्ड्स 1000 स्ट्रेटजी, ये इससे गाइडेड था। मतलब ये 1000 क्या है, तो देखिए ये कुछ देख लीजिए, मोबिलाइज करना 1000 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट इन सोलर एनर्जी 2030 तक लाना था। इसके अलावा डिलीवर करना था एनर्जी एक्सेस टू 1000 मिलियन पीपल, ताकि उनको क्लीन एनर्जी मिल सके। इसके अलावा 1000 गीगावाट आपका जो सोलर एनर्जी है उसको इंस्टॉल करना। तो देखिए 1000 गीगावाट तो सोलर एनर्जी, 1000 मिलियन पीपल
को एनर्जी एक्सेस देना, इसके अलावा $1000 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लाना सोलर में, ये इसके टारगेट रहे हैं आईएसए के। ठीक है, तो ये इस आपको पता हो जाना चाहिए, पहले से आपको पता होगा। और ये जो आईएसए है ये ऑब्जर्वर है यूएन में 2021 से, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक ओपन फॉर ऑल यूएन मेंबर स्टेट्स, मतलब आईएसए की जो मेंबरशिप है ये ओपन है, यूएन के जितने मेंबर हैं वो इसमें पार्ट हो सकते हैं। और इसके अलावा इसमें कुछ चीज़ें देखनी है, वो है आईएसए सोलर फेलोशिप मिलती है मिड कैरियर प्रोफेशनल्स के लिए। और ऑसवोग आपको पता ही है, आईएसए और वर्ल्ड बैंक ने इसको दिया, वन सन वन वर्ल्ड वन, आपका जो ग्लोब है शायद, वन सन वन अर्थ वन ग्लोब वन वर्ल्ड, कुछ ऐसा था ये। ठीक है, और इसके अलावा आईएस ट्रैक, ये क्या है, आईएसए का आपका सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर है आपका। ठीक है, तो 3 चीज़ें हैं, आईएस ट्रैक, आईएसए की सोलर फेलोशिप और ऑसवॉग। इसके अलावा आप देखें वो है COP15 आपकी सीबीडी के लिए हुई। अब ये देखिए, ये आपका बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड आ गया। पहले वाला जो चीज़ था आपका क्लाइमेट चेंज था, आपकी GHG इमिशन थे, आपका मैथेन इमिशन था, उससे रिलेटेड जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट जो इंटरनेशनल लेवल पर आपकी जो कंट्रीज़ की गवर्नमेंट क्या करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस की। अभी आगे हम बात करेंगे COP15 की। इसमें आपकी UNCBD जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है, इसने क्या क्या काम किए उसमें हमें देखना है कहाँ पे हुई। तो इसको चेयर चाइना ने किया और होस्ट इसको कनाडा ने किया, ये आपको पता होना चाहिए। 4 तरह के इसमें क्या कर रखे गए, टारगेट्स कुछ रखे गए और 2 फेजेज में हुई है। इसको बोलते हैं CBD की 15th कोप है और इसको बोलते हैं कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल गोल्स फॉर 2050, जो कि आपके ABCD नाम से यहाँ पे गोल्स जो है रखे गए। इसके अलावा आप देखिए GBF जैसे बोलते हैं ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया। काम क्या था कि रिप्लेस करेगा आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स को जो 2020 में एक्सपायर हो गए। और इसके साथ में आपको पता होना चाहिए कि आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स जो है वो कभी पूरे हो ही नहीं पाए। ठीक है, उनको अचीव किया ही नहीं जा सका, ये चीज़ पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए जो GBF है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। और COP16 जो है वो तुर्की में डिसाइडेड है नेक्स्ट ईयर 2024 में। 2011 से 20 तक आपके आईची जो टारगेट्स थे उसको 2011 से 20 के बीच में लाया गया और उसी डिकेड को जो है यूएन का डिकेड कहा गया बायोडाइवर्सिटी के लिए, ये चीज़ आपको पता है। इसके अलावा 3 सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स है इसके लिए, क्या क्या है, कार्टिजेना वाला आपको पता है, नगोया आपको पता है, और नगोया का जो कुआलालंपुर की सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है ये भी आपको मालूम होगी। कार्टिजेना का रिवाइज कर लो, कार्टिजेना का प्रोटोकॉल जो है बायो सेफ्टी पे था। नगोया का प्रोटोकॉल जो था आपका ABS जिसे बोलते हैं एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग जो है उसके ऊपर था। नगोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है वो आपका लायबिलिटी और रिड्रेस करना कार्टिजेना को, उसके लिए था कि कार्टिजेना प्रोटोकॉल जो हुआ उसमें लायबिलिटीज़ क्या क्या है नेशंस की। ठीक है, और कोई यदि प्रॉब्लम्स है तो उसका रिड्रेसल कैसे होगा उसके ऊपर बात की गई थी। इसमें और देखिए आप DSI का यूज करना था, कुछ ऐसी चीज़ें की गई है, डिजिटल आपका सीक्वेंस इंफॉर्मेशन जो है जेनेटिक रिसोर्सेज के ऊपर, उसको यूज कर सकती हैं कंट्रीज़, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती हैं। एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग के ऊपर आपको पता ही है जो प्रोटोकॉल हुआ नगोया वाला। इसके अलावा अडॉप्ट करना है जेंडर प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, ये कुछ चीज़ इसमें हुई CBD में, ये आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ और याद रखें, कुनमिंग मॉन्ट्रियल 2030 के ग्लोबल टारगेट्स क्या क्या है, ये टारगेट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो 30 वाला टारगेट जो था इसका ही था कुनमिंग मॉन्ट्रियल का। ये ध्यान रखें कि मिनिमम 30% लैंड और 30% ओशन जो है उनको इफेक्टिव कंजर्व करना है और उसका मैनेजमेंट करना है, ये टारगेट था। मतलब 30 के जितने भी टारगेट्स हैं ना मोस्टली आपके कुनमिंग मॉन्ट्रियल आपकी जो ग्लोबल टारगेट्स हैं इसी में आए। ठीक है, तो एक कुछ और देख लीजिए कि आपका ये देखिए 30/30 वाला इफेक्टिव आपका रिस्टोरेशन करना है, एटलीस्ट 30% आपका जो इकोसिस्टम है उसका, 30% लैंड और ओशन है इसका इफेक्टिव मैनेजमेंट करना है। इसके अलावा 50% आपकी जो स्पीसीज है, जो इन्वेजिव स्पीसीज है उनको रिड्यूस करना है। इन्वेजिव स्पीसीज जो उनकी रेट जो है उसको वो जो बढ़ रही है कंट्रीज़ में उसको 2030 तक रिड्यूस करना है। इसके अलावा पेस्टिसाइड का जो रिस्क है उसको हाफ करना है और आधा ही करना है फूड वेस्ट को, ताकि उसको फूड वेस्ट जो है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो ये कुछ टारगेट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा 2000 बिलियन पर ईयर हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना है 2030 तक। इसमें और चीज़ क्या पता होना चाहिए, इंडिया पार्टी है क्या CBD का, तो बिल्कुल 1994 में इंडिया इसका पार्टी बना और हमने एक्ट लाई 2002 में। इसके अलावा आपका
सपोर्ट करना है 30/30 टारगेट को। और ये जो आइडिया था ये आपका फर्स्ट फ्लोट हुआ कुछ साल पहले 2019 में, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे फ्लोट नहीं हुआ, इससे पहले भी बात इसके ऊपर चल रही थी, तो HAC में चल रही थी। मतलब इंडिया पार्ट किसका है, हाई एमिशन कॉलिशन का है। और हाई एमिशन कॉलिशन इसमें क्या है आपका, नेचर एंड पीपल के लिए है, ठीक है। तो इसका भी इंडिया पार्ट है, CBD का भी पार्ट है, 30/30 टारगेट के लिए काम कर रहा है। और ये आइडिया पहले आ चुका था, ये यहाँ से कुछ आपने रिकॉल किया। इसके अलावा कुछ नई चीज़ और देख लें, UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ठीक है। UNGA ने 2021 से 2030 के लिए UN डिकेड बताया है कि पिछला वाला जो आपका था वो यहाँ पे वो टर्म थी मैंने लिखी, UN डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी, पिछला डिकेड था बायोडाइवर्सिटी का डिकेड था। और ये वाला जो डिकेड है 2021 से 30 तक का, ये आपका इकोसिस्टम रिस्टोरेशन पे है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, बायोडाइवर्सिटी पे पिछला वाला डिकेड और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन पे 2021 से 30 तक का। किस किस ने किया इसको, UNEP और FAO ने। ये पता होना चाहिए कि UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और फूड जो है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये दोनों ने मिलकर UN डिकेड डिक्लेयर किया है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए कुछ चीज़ यहाँ पे देखनी है। अबू धाबी मरीन रिस्टोरेशन UAE में हुआ, ग्रेट वॉल फॉर रिस्टोरेशन एंड पीस जो है आपका, ये पैन अफ्रीका आपकी ग्रेट ग्रीन वॉल चल रही है। और आपका इंटरनेशनल अटलांटिक फॉरेस्ट पैक्ट अर्जेंटीना ब्राज़ील ने किया। मतलब ये कुछ ऐसे काम हैं जो इसके अंदर हुए हैं, ठीक है। तो 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन आपके फ्लैगशिप प्रोग्राम जो को15 CBD की हुई, इसमें कुछ ये चीज़ चले, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कहाँ कहाँ चल रहा है। इंडिया का इसमें क्या शामिल था, तो इंडिया का इसमें नमामि गंगे शामिल था, ठीक है। इसको कौन कौन कर रहा है, तो इंडिया में NMCG नमामि गंगे जो क्लीन गंगा कुछ ऐसे नाम से इसका ऑर्गेनाइजेशन ये कर रहा है। इसके अलावा UNEP और वर्ल्ड बैंक जीका और आपका जो जर्मनी की एक GDA जिसको बोलते हैं शायद कुछ जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी है, ये सब काम कर रहे हैं नमामि गंगे पे, ये आपको पता हो जाना चाहिए। इसके अलावा स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट्स जो है SIDS, जिसे मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, इसमें कौन कौन से हैं, तो वनातू है, कोमोरोस है और सेंट लूसिया है, ठीक है। तो इन ये जो 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम्स चल रहे हैं लेटेस्ट आपके कोप CBD के हिसाब से इस डिकेड में, ये कुछ आपको पता होना चाहिए था। 5 में यहाँ पे लिखे, ये आपको अंदाज लग जाना चाहिए ग्रेट ग्रीन वॉल कहाँ पे है। अबू धाबी मरीन आपको नाम से लग जाएगा। इंटरनेशनल अटलांटिक फॉरेस्ट पैक्ट, तो देखिए ये आपको पता चल जाएगा, साउथ अमेरिका की कुछ कंट्रीज हैं। और SIDS में 3 नाम याद रखें, वनातू, कोमोरोस और सेंट लूसिया। देखिए ये चीज़ें ऐसी हैं कि क्वेश्चंस नहीं आएगा तब तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पे आप आइडिया लगाना भी वहाँ पे मुश्किल हो जाता है। तो बस आपको पता चल जाए तो ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपका देखिए ये रिस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट है, IUCN इसको लेके आया है, ये ध्यान रखना। IUCN ना UNEP है ना आपका UNFCCC है, ये आपका है IUCN, ठीक है। तो IUCN की है बैरोमीटर रिपोर्ट, बैरोमीटर रिपोर्ट, ठीक है। तो ये रिस्टोरेशन के लिए है। क्या क्या काम करना है इसमें आप देख लीजिए, बॉन चैलेंज को ट्रैक करना है, 30/30 टारगेट को ट्रैक करना है, पेरिस एग्रीमेंट को ट्रैक करना है, LDN टारगेट्स उनको ट्रैक करना है, और 1 ट्रिलियन ट्री लगाए जाने हैं। इन टारगेट्स को ये ट्रैक करेगा। तो रिस्टोरेशन बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या है आपका, एयर के मेजरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसके अलावा आपको इसमें क्या देखना है, ये 2016 में लॉन्च हुआ, ठीक है। और बॉन चैलेंज मेनली, तो बॉन चैलेंज जो है उसको ये करेगा, मॉनिटर करेगा। 8 इंडिकेटर हैं, उसमें से कुछ यहाँ पे 5 यहाँ पे लिख दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स और हम देख लेते हैं इसमें, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता। एक चीज़ इसमें है, IUCN की स्पीसीज जो अपडेट हुई को15 में, अभी जो CBD की हुई, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। हाँ ये देख लीजिए आप, एक सेकेंड, GEF है एंड दिस इज CCUS, हाँ ठीक है, यहाँ पे करेंगे हम। हाँ ये देख लीजिए, ठीक है। अपडेट हुई कुछ, इसमें कौन कौन, रेड लिस्ट होती है IUCN निकालता है, और ये कैटेगरीज होती हैं, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन वाइल्ड, क्रिटिकल, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल होती है। और नॉट इन्फॉर्मेशन जो है लिस्ट, जो आपकी LC की कैटेगरी होती है। DD आपको जिस जहाँ पे डेटा डिफिशियंसी होती है उसका कोई पता नहीं होता है, तो ये है NT, LC, VU, इंडेंजर्ड, क्रिटिकल, वाइल्ड और आपका एक्सटिंक्ट, ये कुछ होती हैं। अब देखिए डुगोंग जो है इसको वल्नरेबल में डाल दिया है ग्लोबली,
ये पता होना चाहिए। डुगोंग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से मालूम है, सीका होती है, हर्बीवोर है, मैमल है, और ये ग्रुप में रहती है। सरफेस पे आना पड़ता है ब्रीथ लेने के लिए। अंडमान में इसका क्या है आपका, यहाँ पे स्टेट एनिमल है अंडमान निकोबार का। इसके अलावा जो तमिलनाडु की पाक बे है वो फर्स्ट आपका कंजर्वेशन रिजर्व यहाँ पे बनाया गया है, और इंडो पैसिफिक रीजन में मेनली रहती है। तो डुगोंग जो है ये वल्नरेबल है। वल्नरेबल कहाँ पे आएगा देखिए आप, थ्रेटन्ड में। एक्सटिंक्ट में तो दो हैं, ये तो काफ़ी डेंजरस एक कह सकते हैं कैटेगरी होगी। थ्रेटन्ड है और आपका लीस्ट कंसर्न है, ठीक है। तो लीस्ट कंसर्न है, और ये एनटी और एलसी दो, इसका एनटी की फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रही है क्या है, आप इसको देख लें। एनटी, एलसी तो हो गया लीस्ट कंसर्न। ये सबसे लोएस्ट कह सकते हैं इनको, जो कैटेगराइजेशन किया गया है। थ्रेटन्ड में दो याद रखें, क्रिटिकल, इंडेंजर्ड, और आपका वल्नरेबल, CEV। इसको तो आप इसकी जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है उसी में देख लें। CEV क्रिटिकल सबसे हाई प्रायोरिटी रखा जाएगा इसमें, थ्रेटन्ड में, फिर इंडेंजर्ड है, फिर आपका वल्नरेबल है। अब देखिए ये डुगोंग जो है थ्रेटन्ड में सबसे नीचे है, ठीक है। वल्नरेबल ये आप ध्यान रखना है ना, क्रिटिकल है ना इंडेंजर्ड है, ये देखना है। एक दूसरा देखिए पिलर कोरल जो है, पिलर कोरल होती है, कोरल रीफ होती है जो पिलर फॉर्म में बनती है, ठीक है। इसको अब बढ़ा दिया है वल्नरेबल से। अब क्या करेंगे, या तो इंडेंजर्ड करेंगे या क्रिटिकल करेंगे, तो क्या कर दिया, इसको क्रिटिकल कर दिया, ठीक है। स्टोनी कोरल टिश्यूज होते हैं और ये अभी लूज हो रहे हैं बिकॉज डिजीज और कुछ ब्लीचिंग वगैरह जैसी चीज़ें हो रही है। तो ये कैरिबिया से लेके युकाटन पेनिसुला है फ्लोरिडा तक का, तो वहाँ पे देखने को मिलती है पिलर कोरल्स, ठीक। इसके अलावा है एबेलोन है। एबेलोन क्या है आपका, शेलफिश है, और ये कहाँ देखने को मिलती है, ये साउथ अफ्रीका में, कि जो कोस्ट है कैलिफोर्निया के आसपास उस साइड में, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका से लेकर अटलांटिक ओशन में आपका एबेलोन जो है सेलफिश है, नाम याद रखें। इसके बारे में कुछ बात चली। इसके अलावा आपका वाइट चेक्ड आपका जो डांसिंग फ्रॉग है, ये इंडिया में कैसा है, ये इंडिया में आपका इंडेंजर्ड है, और ये आपका वेस्टर्न घाट और कर्नाटका में देखने को मिलता है। तो इसका नाम याद रखें, वाइट चेक्ड डांसिंग फ्रॉग, ठीक। इसके अलावा एक आपका है येलो हिमालयन फ्रिटलरी। फ्रिटलरी ये क्या है, हिमालयन रेंज में मिलता है। इसको आप सर्च कर लेना एक बार, ये स्पीसीज था, मैंने उस टाइम इसका फोटो देखा था तब तो याद रह गया था। ये शायद कुछ बर्ड है या कुछ ऐसा है जो इसको, ये वल्नरेबल है। ये कैटेगरी आपको थोड़ी सी याद रखनी है। कौन कौन सी, डुगोंग है, डुगोंग को वल्नरेबल डाल दिया, पिलर कोरल को आपको वल्नरेबल से क्रिटिकल में कर दिया, और इसके अलावा वाइट चिक डांसिंग फ्रॉग है, ये इंडेंजर्ड है इंडिया में, और येलो हिमालयन फ्रिटलरी जो है ये आपकी वल्नरेबल है। इसके अलावा हाँ, पिलर कोरल, अबिलोन, वाइट चिक, हाँ ठीक है। इसके आगे ये देखिए अगली जो टॉपिक है वो है आपका GEF काउंसिल, ठीक है। तो ये आपका ग्रीन इन्वायरमेंट जो आपका फैसिलिटी है, ठीक है, ये आपकी मेन गवर्निंग बॉडी है किस चीज़ के लिए, जो फंडिंग फाइनेंस जो प्रोवाइड करना होता है उसके लिए। मेंबर कितने हैं, 185 है, और एनुअली 2 बार मिलती है। डिसीजन इसमें कंसेंसस से लिया जाता है। ये चीज़ें हैं किस किस चीज़ के लिए सपोर्ट करता है, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए। इसके अलावा आपका वेस्ट वगैरह जो होता है, क्लाइमेट चेंज जो है, इंटरनेशनल वाटर्स में कुछ काम करना हो, लैंड डिग्रेडेशन है, तो वहाँ पे ये आपका इसके फोकस एरियाज़ हैं, ठीक है। और डेवलपिंग कंट्रीज़ को इसका काम होता है सपोर्ट करना। 32 इसके जो मेंबर है, ठीक है, 32 मेंबर क्या है इसमें, गवर्निंग बॉडी में इसकी में, ठीक है। डेवलप कंट्रीज़ हैं इसमें, डेवलपिंग कंट्रीज़ भी हैं इसमें। और इसको कब बनाया गया, ये आपको पता है 1992 की समिट के टाइम में बनाया गया। और ये ओनली मल्टीलेटरल फंड है जो वर्क करता है आपका अक्रॉस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आपका इन्वायरमेंटल हेल्थ के लिए। ये किस किस चीज़ के लिए फाइनेंस अवेलेबल करवाता है, ये हमने पहले देख लिया कौन कौन संस्थाओं के लिए काम करता है। CBD, UNFCCC, UNCCD, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस और मिनीमाटा कन्वेंशन, ये 5 चीज़ आप याद रखें। ये 3 तो आप रख सकते हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन है POPs के लिए, ये ध्यान रखना है, और एक आपका मिनीमाटा कन्वेंशन है मरकरी के लिए, इस पे देखना है आपको। इसके अलावा GEF आपका ग्रीन इन्वायरमेंट आपकी जो फैसिलिटी है, इसका स्मॉल ग्रुप प्रोग्राम है SGP। जॉइंटली किस किसने किया इसको, MOEFCC, UNDP और टेरी ने इसको जारी किया है। और इसके अलावा एक चीज़ ये लिख लें इधर, ये जो GEF है ये और सपोर्ट करता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को, और आपका जो ग्लोबल पार्टनरशिप है, बैलास्ट वाटर ट्रीटी जो है, ग्लोबल की जो सिप है, इंटरनेशनल सिप जो होते हैं उनकी बैलास्ट वाटर ट्रीटी है, उसको भी ये सपोर्ट करता है उसमें काम करने के लिए। UN क्लोज है, मार्बल ट्रीटी है, इन सब में ये चीज़ जो GEF काउंसिल जो है ये काम करती है। इसके अलावा और देखिए इसमें MEF ऑन क्लाइमेट एंड एनर्जी, देखिए इंडिया इसका मेंबर है, और ये क्या है आपका एक मेजर इकोनॉमिक फोरम है, ठीक है। किस चीज़ के ऊपर है, क्लाइमेट और एनर्जी के ऊपर।
इसके अलावा आपका डब्ल्यू जी ई एस ये किसने इसको लेके आया, ये आपका यूएई लेड एक इनिशिएटिव है एक तरीके से, और इसका काम क्या है, प्रोपेल करना है कि सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए कुछ काम किया जा सके। इसके अलावा CEM, ध्यान रखें CEM क्या है, क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल है, इंडिया भी इसका मेंबर है। तो ये 3-4 ऑर्गेनाइजेशन है जिसके इंडिया पार्ट है। क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल, इसके अलावा JIDVTL जिसको बोलते हैं जीरो एमिशन व्हीकल ट्रांजिशन काउंसिल, इसमें भी इंडिया मेंबर। तो MEF हो, चाहे आपका क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल हो, चाहे आपका जीरो एमिशन व्हीकल ट्रांजिशन काउंसिल हो, इन तीनों में इंडिया पार्ट है। एक चीज़ याद रखिए, एक है SBT क्या आपका साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव, SBT, ठीक है। तो ये एक इनिशिएटिव है साइंस बेस्ड टारगेट। कौन लाया है इसको, ये आपका CDP जो आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट और WRI क्या आपका वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा WWF जो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है, वो भी इन चारों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है, और आपका नाम है इसका साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव। इसके अलावा देखिए LLCM क्या है, NIUA और WRI जो ये जॉइंटली इन्होंने अनाउंस किया, ये आपकी प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। NIUA है तो इसमें इंडिया पार्ट होगा, ये आपको पता हो जाना चाहिए। और ये प्लेटफॉर्म है COP26 जो आपकी ग्लासगो में हुई, उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अलावा GCOS, WMO ने लाया इसको, और GCOS है क्या, ग्लोबल क्लाइमेट आपकी ऑब्जर्विंग सिस्टम है। और GAID क्या है आपका, बाली डिक्लेरेशन जो हुई UNFCCC की, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ आई GAID, और ये इसमें IRENA आपकी जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो एजेंसी है इंटरनेशनल लेवल पे, वो GAID को पहली बार लेके आई। यह क्या है आपका COP27 जो इजिप्ट में हुआ, उसमें फर्स्ट मीटिंग में इसको जारी किया गया, अरीना ने इसको। और इसके अलावा ये GCOS है, इसको पता रखें। और एक LCCM जो है लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट, इसमें भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अभी NDCs है, NDCs को आप देख लें, NDCs कौन कौन से हैं और ये कैसे कैसे इंडिया इसको मैनेज कर रहा है इन चीज़ों को अचीव करने के लिए, ठीक है। ये मैंने पहले भी शेयर कर दिया है। तो UNFCCC का सेक्रेटरीट है, ये हर 5 साल में हमें प्रोवाइड करने होते हैं, इंडिया ने अपडेट किए हैं अभी, ठीक है। तो ये कौन कौन से टारगेट है, जैसे कि आपका CBDR है, वो आपकी CBDR फ्रेमवर्क फॉर क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन 2021 से 30 के लिए 10 साल के लिए हमें काम करना था। इसके अलावा आपका क्वांटिटेटिव टारगेट जो है उनको अपडेट किया है। 3 टारगेट हमने पहले दिए थे, उनमें से 2 को अभी हमने अपडेट कर लिया है। जैसे कि हमें रिड्यूस करना है इमिशन की जो इंटेंसिटी है GDP की लेवल पे। पहले हमने किया था कि हम 2005 के लेवल से 35% जो है उसको रिड्यूस करेंगे इमिशन को, लेकिन अभी हमने उसको 35 से बढ़ा के 45% रिड्यूस करने के लिए बात की है। दूसरा हमारा NFF जो एनर्जी है आपकी, उसको 40% आपका जो पहले हमने टारगेट लगाया था उसको 50% तक हम यहाँ पे काम करेंगे। इसके अलावा जो आपका एडिशनल कार्बन सिंक की जो बात करी थी, वो अभी तक हमने चेंज नहीं किया है। वो कार्बन सिंक हम 2.5 से 3 बिलियन टन का जो है CO2 का, उसको हम इतना ही बनाए रखेंगे। बाकी इसके अलावा हमारा जो आपका नॉन फॉसिल फ्यूल की जो एनर्जी थी उसको 40% से 50% कर देंगे। और इसके अलावा जो इमिशन इंटेंसिटी है उसको बढ़ा के 35% से 45 कर देंगे। तो 45 और 50 दो चीज़ आप याद रखें, जो पहले 35 और 40 थी, मतलब 10-10% चीज़ हमने बढ़ा दी है। तो ये टारगेट हमने NDCs जो है जो अपडेट किए हैं उसमें बढ़ाए हैं। तो कौन कौन से हुए, एक तो CBDR लेके आए, फ्रेमवर्क लाइक क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए 10 साल के लिए, और क्वांटिटी टारगेट्स को हमने बढ़ाया। इसके अलावा 2 आपका पंचामृत नाम से कमिटमेंट हमने दी है, और जो कि इसके अलावा 500 गीगावाट जो नॉन फॉसिल फ्यूल हमारी जो एनर्जी है वो हमारी जनरेट करनी थी। और इसके अलावा 1 बिलियन टन का CO2 जो आपका एमिशन है उसको घटाना है 2030 तक, ठीक है। तो ये चीज़ हमने इसमें NDCs में की। इसके अलावा देखिए ये आपकी रिपोर्ट है, एमिशन गैप वाली है, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट आपको अच्छे से मालूम है, UNEP ने निकाली। और इसके अलावा इमिशन गैप रिपोर्ट में क्या क्या चलता है, तो इसमें देखिए वही 1.5% वाला टारगेट, और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड वाला टारगेट, और दूसरा आपका 2 डिग्री सेंटीग्रेड का टारगेट। इसको हमें कम करना होता है, इतना एमिशन को बनाए रखने के लिए GHG एमिशन को कम करना होता है, और एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट आपकी UNEP निकालता है, ठीक है। अब देखिए लार्जेस्ट वर्ल्ड में GHG मीटर्स कौन कौन है, तो एक तो चाइना है, फिर उसके बाद में US और उसके बाद में इंडिया है। तो 1-3 और आप 1-2-3 पे याद रखें, चाइना, US और इंडिया। पर कैपिटा GHG इमिशन जो है वर्ल्ड का एवरेज 2.4
टन CO2 के इमिशन जो है उसके इक्विवेलेंट है, लेकिन इंडिया का जो है आपका ग्लोबली लेवल से भी कम है। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है। दूसरा, आपका बॉटम 50% आपके जो हाउस होल्ड है वो सिर्फ 12% GHG इमिशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। बाकी टॉप 1% जो इमिटर है वो वर्ल्ड का 17% इमिट करते हैं। मेंस के लिए कुछ पॉइंट है, बाकी आपको बस ये क्रोनोलॉजी क्या सीक्वेंस याद रखना है। चाइना सबसे ज़्यादा GHG इमिट करता है, उसके बाद में US है और फिर उसके बाद में इंडिया है। इमिशन गैप जो है, इमिशन गैप क्या होता है आपका, एक आपको पता होना चाहिए। इमिशन गैप जो आपका एक गैप है जिसमें हम कुछ प्लेज करते हैं और कुछ एस्टिमेट बनाते हैं, ठीक है। तो उनके बीच में जो गैप है, ठीक है, वो आपका इमिशन गैप कहलाता है। तो इसको आपको मेंटेन करना होता है 1.5 डिग्री और 2.5 डिग्री के लिए, जो हमारी 21st सेंचुरी है उसके बीच में। तो ये आपका इमिशन गैप है, ठीक है। इसके अलावा आगे चलें, इमिशन गैप है, इसके अलावा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है। ये ऐसी टर्म पहले पूछी गई हैं PYQ में, तो आप उनको ढंग से तैयार कर लें तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी प्रीलिम्स के लिए। एक ये CCUS है, ये आपने कर लिया होगा। मैंने ये खुद के हिसाब से लिखा था कि लास्ट टाइम पे इसको मेंस के लिए रिवाइज करेंगे, तो यहाँ पे इतना काम का ये नहीं है। CCUS मतलब इसमें पहले कार्बन कैप्चर करना होता है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है, फिर उसको यूटिलाइज करना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इसमें चलती हैं। कौन कौन सी चीज़ें इसमें यूज होती हैं, तो केमिकल सॉल्वेंट होते हैं, कुछ फिजिकल सॉल्वेंट होते हैं, कुछ इसमें एब्जॉर्प्शन होता है चीज़ों का, फिर क्रायोजेनिक सेपरेशन जिसकी कॉस्ट हाई होती है। तो ये आपके कार्बन कैप्चर करने की टेक्नोलॉजीज होती है, ठीक है। इसके अलावा आपका कह सकते हैं कि कार्बन ट्रेडिंग मार्केट एक यूनिफॉर्म बनाने की बात थी, ठीक है। तो ये आपके मार्केट बेस्ड सिस्टम जो कार्बन इमिशन जो है उसको बाई एंड सेल के लिए बनाया जाना था, ठीक है। इसके अलावा और चीज़ देखें, इसमें कौन सा काम करता है, एक मॉडल है जिसको बोलते हैं कैप एंड ट्रेड, ठीक है। मतलब एक पहले सेट कर दो कि इतनी कैप, एक सेट कर दो कि इतना लेवल तक ही कार्बन हम इमिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में यदि कोई ज़्यादा इमिट कर रहा है और कोई कम इमिट कर रहा है तो दोनों बैलेंस बना के उसका ट्रेड कर सकते हैं। तो ये आइडिया आपका आया क्योटो प्रोटोकॉल में। ये आपको बस ध्यान रखना है कि कार्बन ट्रेडिंग का जो आइडिया था वो पहले आपका क्योटो प्रोटोकॉल में आया। इसके अलावा देखिए, पेरिस एग्रीमेंट है, इसका आर्टिकल 6 है। इसके अंदर ITMO और SDM नाम की कुछ कह सकते हैं कि चीज़ें बनी जो कि इंटरनेशनली आपकी कह सकते हैं मिटिगेशन आउटकम्स के लिए काम करती हैं। और इसके अलावा जो इसके अलावा यहाँ पे देखना था आपको, मार्केट मैकेनिज्म के टाइप हैं कुछ, ये आप छोड़ दीजिए, ठीक है। एमिशन ट्रेडिंग है, क्लीन आपका कह सकते हैं कि डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन है। ये मेंस के लिए पॉइंट थे, इसको यहाँ से छोड़ देना है। बाकी आपको बस पता होना चाहिए क्योटो प्रोटोकॉल में ही आपका कार्बन ट्रेडिंग मार्केट वाला जो आइडिया था वहाँ पे आया था। इसके अलावा इसमें आपको देखना है, हाँ, इंडिया में कौन कौन से मैकेनिज्म अभी कार्बन ट्रेडिंग के लिए चल रहे हैं। तो एक आपका REC है और एक आपका ESCERT, ये चल रहा है पैट स्कीम के अंदर। पैट स्कीम क्या है आपका, परफॉर्म एडेप्ट, वो जो ट्रांसफर वाला जो सिस्टम है वो पैट स्कीम के अंदर ये चल रहा है। इसके अलावा ये आपके एक्सचेंज है, IEX है जिसको इंडियन एनर्जी एक्सचेंज बोलते हैं, और ये आपका PXCL है जो आपका पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड है। यहाँ पे ट्रेड होता है, तो ये आपके कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म इंडिया में भी चल रहे हैं। इसके अलावा 3 चीज़ ये थी, हाँ, पल्ली जो है ये आपकी पल्ली आपकी JNK की पंचायत है, और यहाँ पे पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत यहाँ पे बना है। ये ध्यान रखना है आपको कि पल्ली क्या है, JNK से रिलेटेड है। पल्ली नाम ऐसा लगेगा साउथ से हो तो उसको थोड़ा कंफ्यूज ना करें, JNK से इसको लिंक करें। ये पहला कार्बन न्यूट्रल आपका पंचायत हो जाएगा JNK का। इसके अलावा कार्बन न्यूट्रलिटी और सिक्वेस्ट्रेशन में क्या फ़र्क है। कार्बन न्यूट्रलिटी तो जो है वो आपका बैलेंस है कि कितना कार्बन जो है हम इमिट करेंगे और कितना हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना कार्बन हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं एटमॉस्फेयर से कार्बन सिंक में, और हम जितना इमिट कर रहे हैं, इसका जो बैलेंस है इसको बनाए रखना हमारा कार्बन न्यूट्रलिटी है। जितना हम इमिट करें उतना हम एब्जॉर्ब कर लें तो हमारा कार्बन न्यूट्रल कहलाएगा। लेकिन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या है आपको ये मालूम होना चाहिए। CO2 जो एटमॉस्फेयर में है उसको वहाँ से हटाना और उसको स्टोर करना आपका सिक्वेस्ट्रेशन होता है। तो ये 2 टर्म और एक आपकी जगह पल्ली, ये आपको पता हो जानी चाहिए। इसके अलावा क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट है, आपने बार बार रिवाइज किए होंगे, 9 क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट है। और इसके अलावा आप देख लीजिए, ग्रीन वॉशिंग की कुछ टर्म है, फिबिंग, नो प्रूफ है, हिडन ट्रेड ऑफ है, वेगनेस है, लेस ईवल है और इररिलेवेंस है। तो ये आपकी ग्रीन वॉशिंग से रिलेटेड आपकी कुछ टर्म काम की हो जाती है। नाम बस आपको पता होना चाहिए। फिबिंग जिसमें आपका फॉल्स आपका कह सकते हैं कि क्लेम करती है कंपनी। नो प्रूफ में होता है कि ऐसा कुछ चीज़ सस्टेनेबल चीज़ें होती नहीं है, तब भी कह देते हैं कि हाँ ऐसी कंपनी कुछ प्रैक्टिस यूज़ कर रही है। हिडन ट्रेड ऑफ है, मतलब इसमें सिंगल कोई एट्रीब्यूट होता है उस पर कंपनी काम कर रही होती है और बाकी सारी चीज़ों को उसी के अंदर समेट के बोल देती है कि हाँ हम चीज़ें जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली काम कर रहे हैं। वेगनेस होता है आपका कि पर्पजली हम नॉन स्पेसिफिक होते हैं किसी चीज़ के बारे में कि उसको बताते ही नहीं है कि ऐसा हम कर भी रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसकी टर्म थी, ग्रीन वॉशिंग से रिलेटेड इसकी फॉर्म है, ठीक है। इसके अलावा 9 टिपिंग पॉइंट है, इसको आपको पता होगा कौन कौन से हैं। पहला आपका अमेजन है, आर्कटिक जो आपकी आइस सीट है। इसके अलावा थर्ड आपका ये है अटलांटिक का,
सर्कुलेशन, 4 आपका बोरेल है, बोरेल फॉरेस्ट है, 5 आपका कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के पास में कोरल रीफ्स है, 6 आपका ग्रीनलैंड की आइस सीट है, और 7 परमाफ्रॉस्ट है आपका रशिया के आसपास का, और 7 हो गया, 8 पे आपका वेस्ट अंटार्कटिक आइलैंड, ये 8 हो गया, 9 यहीं पे है। तो विल्कीज बेसिन जो है, विल्कीज मतलब अंटार्कटिका पे 2 है, और इसके अलावा आपका जो ये आर्कटिक है इसके पास में एक तो ये बोरेल फॉरेस्ट है, एक आपका 7 नंबर पे परमाफ्रॉस्ट है, एक आपका सेकंड नंबर पे आर्कटिक की आइस सीट है, और एक आपका 6 नंबर पे आपका, हाँ, ग्रीनलैंड की आइस शीट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये आपके 9 टिपिंग पॉइंट है क्लाइमेट के। नीलिंग कर्व मैंने आपको पहले ही बताया, नीलिंग कर्व क्या है आपका, ये जो आपकी मोना लोआ की ऑब्जर्वेटरी है वो एटमॉस्फेरिक CO2 को एक कर्व बना के ऑब्जर्व करती है कितना CO2 इमिशन हो रहा है, तो आपका नीलिंग कर्व कहलाता है। इसके अलावा WMO की कौन कौन सी रिपोर्ट है, तो देखिए ये देख लीजिए, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, ये है WMO की, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और हाँ ये ध्यान रखना 1873 की जो एक IMO था, इंटरनेशनल आपका कह सकते हैं कि मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसको बाद में नाम चेंज करके वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया 1950 में। तो मैं आपको 1871 बोला था, उसको आप ठीक कर ले, 1873 है वो। ठीक है, उसकी बेसिस पे ओरिजिन हुआ WMO का 1950 में। और इसकी 3 रिपोर्ट है, देखना आप, ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट है, इसके अलावा आपका ग्लोबल ओशन ऑब्जर्वेटरी ऑब्जर्विंग सिस्टम रिपोर्ट है, रिपोर्ट कार्ड ये यहाँ से निकलता है, एक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन है। तो GHG का बुलेटिन यहाँ से निकलता है, ग्लोबल ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम यहाँ से बनता है, और दूसरा क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट का, क्लाइमेट चेंज का स्टेटस क्या है उसको ये चीज़ WMO बताता है। तो ये आपको फिर से रिकॉल कर लें, ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट का स्टेट क्या है। ठीक है, मतलब ग्लोबल जो क्लाइमेट है उसका स्टेट क्या रहेगा, कैसी कंडीशन रहेगी, उसके बारे में रिपोर्ट है, ओशन की ऑब्जर्विंग सिस्टम है, और आपका GHG का बुलेटिन है। ठीक है, इसके अलावा देखिए वर्ल्ड बैंक जो है ये 2 निकालता है, क्लाइमेट का जो इम्प्रूवमेंट है, क्लाइमेट की जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ है इंडिया में, इंडिया कूलिंग सेक्टर में, इसके ऊपर एक कुछ इसने रिपोर्ट निकाला, क्लाइमेट डेवलपमेंट के बाद ऊपर भी इसने बात की। तो वर्ल्ड बैंक की तो सिंपल से पता चल जाएंगी, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई काम करेगा क्लाइमेट में। इसके अलावा क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट नाम से इसका कोई एजेंडा है, एजेंडा फॉर एक्शन ये है। UNFCCC के याद रखें, NDC सिंथेसिस रिपोर्ट है। ठीक है, इसके अलावा UNFAO और आपका जो EBRD है, जिसे वर्ल्ड बैंक का एक तरीके से पार्ट कह सकते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट इन कार्बन न्यूट्रलिटी UNFAO इसमें बात करेगा। यूटोपिया और आपका रियल में कुछ वर्ल्ड में काम हो रहा है नहीं हो रहा, इस नाम से कार्बन न्यूट्रलिटी की इन्वेस्टमेंट के लिए UNFAO और EBRD काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक लास्ट है जिसे बोलते हैं क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। ठीक है, ये आपका प्रीलिम्स में भी आया था, न्यूज़ में था। और क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो है ये आपका स्टेट ऑफ क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट, अब देखिए स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट उस पर तो बात करेगा WMO, और स्टेट ऑफ क्लाइमेट एक्शन है, जो क्लाइमेट एक्शन है और क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर ही ये रिपोर्ट को लाएगा। और ग्लोबल क्लाइमेट के स्टेट की बात करेंगे तो WMO करेगा। UNFCCC जो है वो आपका NDC सिंथेसिस के ऊपर बात करेगा। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में आपका असेसमेंट ऑफ ग्लोबल गैप इन क्लाइमेट एक्शन, इसमें कुछ काम चलेंगे। इसके अलावा CTR है, क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो करता है क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी, तो उसका नाम ट्रांसपेरेंसी से लिंक कर लें। ग्लोबल कार्बन बजट 2022 रिपोर्ट, ये GCP जिसे बोलते हैं ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। ठीक है, 2001 में बना था, और इसमें कई सारे पार्टनर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो इंडिया भी इसमें पार्ट है, तो इसमें ज़्यादा नाम याद रखने की जरूरत है आपको है नहीं, GCP ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। ठीक है, और नाम भी क्या है इसका, कार्बन बजट। तो कार्बन प्रोजेक्ट है ग्लोबली, वो आपका ग्लोबली कार्बन बजट जैसी कुछ रिपोर्ट लाएगा। ट्रांसपेरेंसी के लिए ट्रांसपेरेंसी वाला आप लिंक कर लेंगे। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, देखिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब ये परफॉर्मेंस इंडेक्स है ना, इसको भी कौन कौन काम कर रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें इंडिया भी पार्ट है, ये चीज़ ध्यान रखना है। इंडिया को रैंक 8वीं मिली इसमें, इंडेक्स है, तो परफॉर्मेंस क्लाइमेट चेंज में हम कैसे काम कर रहे हैं उसके बारे में पता चलेगा। ये पेरिस जो इम्प्लीमेंटेशन उसको ट्रैक करता है, तो ये काफ़ी न्यूज इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप ध्यान रखें। और कौन कौन निकालता है, जर्मन वॉच है ये इसको निकालता है, प्लस काम कौन करता है, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क है ये इसमें काम करता है, क्लाइमेट न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट जो है ये भी इसमें काम करता है। तो 3 चीज़ है, जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और आपका न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। परफॉर्मेंस है क्लाइमेट चेंज के यूपर, इसके लिए इंडेक्स ये निकालेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियल रिपोर्ट है, ये न्यूज़ में रही, इसके लिए अलग से वीडियो भी बनाया था। ये IUCN और यूनेस्को जो है ये दोनों मिलकर इसको निकालते हैं, IUCN और यूनेस्को। और इसके अलावा इसके कुछ टारगेट है वो आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। 2050 तक इसने कहा है कि 1/3 जो है जो
ग्लेशियर जो है और जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जुड़े हुए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। टोटल 50 साइट है यूनेस्को में, अभी इस टाइम पर उसके 1/3 ख़त्म हो जाएंगे। और इंडिया में कंसर्निंग जो है सियाचिन ग्लेशियर है, और इसके अलावा छोटा सिंगरी है, गंगोत्री है, इसके अलावा चौखम्बा ग्लेशियर है, कामेट है, नंदा देवी है। इसमें काफ़ी लॉस देखने को मिलेगा, बस आपको पता होना चाहिए। ग्लेशियर रिपोर्ट जो है आपकी IUCN और यूनेस्को ने निकाली है, जबकि क्लाइमेट परफॉर्मेंस है आपका जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने निकाली है। ठीक है, और इंडिया की रैंक 8th रही है। ये दो चीज़ आपको जरूरी यहाँ से देखनी है। ये आपका पार्ट हुआ कंप्लीट। ठीक है, और इसके बाद में जो चीज़ें रहेंगी वो आपकी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड रहेंगी। प्रोजेक्ट टाइगर है, उसका आइडिया मैं आपको दे दूँ। एलिफेंट के बारे में कुछ बात करेंगे। इन्वेजिव स्पीसीज में कुछ नाम याद रहेंगे यहाँ पे, तो आप कर लेना। ठीक है, बाकी लिख जरूर लेना उनको। GIB है, चीता है, इसके अलावा आपका चीता है। चीता के ऊपर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ रखी है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, लेसर फ्लोरिकन है, एशियाटिक लॉइन है, रेड पांडा है, स्नो लेपर्ड है, नीलगिरी ताहर है। इसके अलावा ग्रेटर आपका जो है वन हॉर्न राइनो है, संगाई है मणिपुर का, और सिंगई आपका फिशिंग कैट है, सिलेंडर लॉरिस है, इंडियन पेंगोलिन है, और तारा ये आपका जयपुर कमिटी है, जयपुर। ठीक है, इसके अलावा इंडियन स्कीमर है, और ये आपका वाटर बर्ड है। ये शायद कोरिंगा में है, काकीनाडा में देखने को मिला, कावेरी में, कावेरी वाटर के वहाँ पे। इसके अलावा GRD है, गंगा रिवर डॉल्फिन। और इसमें आपका जो है रेड क्राउन आपका रूफ टर्टल है। और इसके अलावा पॉर्पोइज है, इसके बारे में देखेंगे। इसके अलावा साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, और आपका पर्पल फ्रॉग है, मोनार्च बटरफ्लाई है, ब्लू डक है, और इसके अलावा रेड सैंडर्स है, और नील कुरुंजी है। ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे आगे वाले पार्ट्स में। ठीक है, तो ये स्पेशल पार्ट रहेगा जिसमें हम स्पीसीज की ही बात करेंगे। इसके अलावा आगे बात करेंगे कंजर्वेशन मेजर्स की, तो इसमें पर्टिकुलर इसका एक वीडियो बना लेंगे कंजर्वेशन मेजर्स के लिए। छोटा वीडियो बन जाएगा, रिवीजन करने में आसान होगा। ठीक है, तो ये इसके पार्ट रहने वाले हैं। रिपोर्ट इंडाइसिस वगैरह इसके आगे आएंगी, फिर इसके बारे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का छोटा पार्ट बनेगा, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाद में लास्ट जो पार्ट बनेगा आपका अल्टरनेट फ्यूल्स एंड एनर्जी, और एक पॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो 2-3 पार्ट बना के इसको कंप्लीट हम करेंगे। इसको रिवाइज कर लेंगे तो काफ़ी एक आइडिया हो जाता है इन्वायरमेंट का। ठीक है, तो IR जैसी चीज़ें जो इन्वायरमेंट के सेक्टर में पूछी जाती हैं, IR को लिंक करके वो हम यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, और टॉपिक्स को डिस्कस करें, नोट्स बनाएं, और कमेंट करें कि इसमें और क्या अपडेट होना चाहिए और क्या इसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ताकि आगे वीडियोस में मैं भी इंप्रूवमेंट करूँ। कुछ आपके पास में अलग से पॉइंट हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि अगली वीडियो में क्या क्या पॉइंट आपको ऐड करके देने हैं। वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों में इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।